दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ हिस्ट्री पॉइंट में। देखिए, आज हम पॉलिटी का महामैराथन शुरू करेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपको सारे के सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के हैं, जो कि आपके एग्जाम में सहायक होंगे। और यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर से। पहला नंबर है कि जूठन किसकी जो है किनकी आत्मकथा है। महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो आप सब जानते हैं कि यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। देखिए, जूठन जो है हिंदी भाषा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा है और यह जो पुस्तक है दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन प्रस्तुत करती है। साथ ही यह पुस्तक जो है भारतीय जाति प्रथा, सवर्ण मानसिकता और आरक्षण जैसे सवालों को भी उठाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 12 है, 11, 9 और 10 है। तो यहाँ पर 11 जो है मौलिक कर्तव्य है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51 ए में सभी 11 कर्तव्यों की सूची है और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और इस मौलिक कर्तव्य में यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता-पिता या अभिभावक के रूप में यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? 1995, 1998, 2001 और 2006। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2001 नहीं होगा, ना ही 2006, ना 1998, ये होगा 1995। देखिए, मध्याह्न भोजन जो है स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्र सरकार प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। 15 अगस्त 1995 को। और वर्ष 2003 में इसका विस्तार जो है शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किया गया। 2000 कब? तो 3 में। और यह शुरू किया गया था 1995 में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 1972, 1980, 1964 और 1955। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1955। देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के माध्यम से किसी भी रूप में असंप्रेषणीयता या आप इसको अनुच्छेद 17 के रूप में भी जानते हैं, बार-बार क्वेश्चन जो है यह पूछता है। असंप्रेषणीयता या इसको आप छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। किसमें है? तो अनुच्छेद 17 याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखेंगे कि 1 जून 1955 को यह जो है कानून पास होता है, नागरिक अधिकार अधिनियम, और 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किया गया तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। और यह अधिनियम जो है 19 नवंबर 1976 से प्रभावी हुआ और यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, अभी तक आपको हमने बताया, अनुच्छेद 17 असंप्रेषणीयता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप है। बार-बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और 3 में भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे। और नागरिक अधिकार अधिनियम पारित कब होता है? 1955 में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नागरिक अधिकार जो है आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? अफ्रीका है, अमेरिका है, लंदन है और ईरान है। तो देखिए, इसका उत्तर अमेरिका हो जाएगा। आधुनिक नागरिक अधिकार आंदोलन जो है 1 दिसंबर 1955 को अमेरिका में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य जो है अमेरिकी और अफ्रीकी के लिए समान पहुंच और अमेरिकी नागरिकता के बुनियादी विशेषाधिकारों और अधिकार सुरक्षित करना था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या हैं? जनभागीदारी है, संघर्ष का समाधान है, समानता है। इसमें बताना है सही कथन कौन सा है, ठीक है। पहला है 1 2 2 3 3 1 3 और 1 2 3। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उत्तर इसका हो जाएगा आपको 1 2 3, तीनों के तीनों हैं, ठीक है। देखिए, चौथा नंबर इसमें सही हो जाएगा। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्वों में जन भागीदारी हो गया, संघर्ष का समाधान हो गया एवं समानता तथा न्याय शामिल है। समानता लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है तथा यह इसके कामकाज के सभी पक्षों को प्रभावित करती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उचित रूप से युग्मित है? यहाँ पर है कि गरिमा डैश स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों को सम्मान के योग्य समझना,
संविधान डैश जो है आधारभूत नियम एवं विनिमय। और तीसरा है नागरिक अधिकार आंदोलन जो है अफ्रीका मतलब और कहाँ अफ्रीका में शुरू हुआ तथा यहाँ पर नीचे गए जो कथन है उसमें सही चयन आपको करना है कि कौन सही है। तो इसमें 1 2 2 3 और 1 3 और 1 2 3 है। तो देखिए इसमें जो सही है वो है आपका 1 और 2, 1 और 2। गरिमा जो है स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों को सम्मान के योग्य समझना है। और दूसरा है संविधान आधारभूत नियम एवं विनिमय। और अब यह अफ्रीका नहीं बल्कि अमेरिका में था, ठीक है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए गरिमा जो है यह स्वयं के प्रति एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति सम्मान के योग समझे जाने की सोच को दर्शाता है। और संविधान जो है यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसका पालन करने के लिए देश में लोगों एवं सरकार के लिए आधारभूत नियम एवं कानून है। और नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो यह जो है अफ्रीकी और अमेरिकी लोगों के समान अधिकारों एवं नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए मांग की थी, यही इसका था नागरिक अधिकार आंदोलन। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर जो है 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा और 1 और 2 सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें आपको सार्वजनिक और निजी हो गया। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है और निजी जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो किसी व्यक्ति या कंपनियों द्वारा प्रबंधित की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? पहला है कि बुखार से मुक्त रहने की जो है हमारी क्षमता है। और किसी भी चोट से मुक्त रहने की हमारी क्षमता है। और कोई बीमारी ना होने हमारी ये क्षमता है। और चौथा है कि बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की हमारी क्षमता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो चौथा नंबर हो जाएगा कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना यानी कि समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य है। और किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है, यानी बीमारी चोटों से मुक्त रहने की हमारी क्षमता जो है यहाँ पर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत, सार्वजनिक, 1 2। तो आप सब जानते हैं कि इसको सार्वजनिक कहा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में आपको केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं और जिनमें शहर, ग्रामीण क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर ग्रामीण हो शहर हो उसको सार्वजनिक सुविधाएं दी जाती है इलाज के लिए। इलाज वहाँ पर करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोस्टारिका कहाँ का स्वास्थ्य देश है? तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, एशिया है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए कोस्टारिका जो है दक्षिण अमेरिका का स्वस्थ देश है। और कोस्टारिका की स्थिति को उच्च जीवन प्रत्याशा, एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाली संस्कृति जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है उचित रूप से युग्मित है? आपको यहाँ पर दिया गया है चिकित्सा पर्यटक किसको बोलते हैं? तो वे पर्यटक जो विशेष रूप से भारत के विभिन्न राज्यों के अस्पतालों में अपना इलाज कराने आते हैं। दूसरा है ओपीडी मतलब बाहरी रोगी विभाग। और तीसरा है जेनेरिक नाम यानी कि रासायनिक नाम दवाओं का, ठीक है, दवाओं का रासायनिक नाम। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 ये दोनों सही हैं। देखिए जो पर्यटक है यह उन विदेशियों को इंगित करता है जो उस देश में विशेष रूप से उन अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए आते हैं जो विश्व स्तर की सुविधाएं बहुत ही कम लागत पर प्रदान करते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने देशों में आधुनिक भुगतान करना होता है, ठीक है। और ओपीडी को क्या बोलते हैं? तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसका यह संक्षिप्त नाम है ओपीडी का। और यह वह जगह है जहाँ पर लोगों को पहले अस्पताल में लाया जाता है और किसी विशेष वार्ड में भर्ती के लिए बिना अस्पताल में उपचार किया जाता है, ठीक है। और जेनेरिक नाम क्या होता है? किसी दवा के उस रासायनिक संरचना को इंगित करने वाला शब्द जिसके मुकाबले जो है विज्ञापित ब्रांड नाम के तहत उसी संरचना वाली दवा को ऊंची कीमत पर बेची जाती है, ठीक है। तो ये 2 सही हैं और पहला क्या है? गलत है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एडवोकेट। तो आप सब जानते हैं कि इसको विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसको विधायक के नाम से आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है?
तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री कहते हैं, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 65, 66 और 67 और 68 है। तो हिमाचल प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको आप 68 क्षेत्रों में देखते हैं बटा हुआ है। तो यह 68 क्षेत्रों में बटा हुआ है और आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की एक सदनीय विधायिका और विधानसभा भवन राज्य की राजधानी कहाँ? शिमला, और विधानसभा के 68 जो है सदस्य और सीधे सीधे जो है एकल सीट निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाते हैं। ये सारी बातें इसमें हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और कलेक्टर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। देखिए, वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त की जाती है और प्रत्येक पंचायत को राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर राज्य कोष के अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित रूप से युग्मित है? पहला है कि निर्वाचन क्षेत्र जो कि क्षेत्र जहां रहने वाले अपने प्रतिनिधि चुनते हैं एक विशेष सभी मतदाता। दूसरा है कि बहुमत निर्वाचन प्रतिनिधि ये होता है कि जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते हैं। और तीसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों का जमावड़ा होता है। ये आपको बताने कौन सा सही है इसमें। देखिए 1-2 है, 2-3 है और 1-3 और 1-2-3 है। तो उत्तर में यहाँ पर 1-2 नहीं है बल्कि 1 और 3 है। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र जो होता है वह विशेष क्षेत्र जहाँ से वहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पंचायत, वार्ड या कोई क्षेत्र किसी विधायक दल का चुनाव करे और बहुमत जो होता है एक जो यह जो है बहुमत, अभी आप लोकसभा का चुनाव है उसमें देखेंगे कि जो ज़्यादा मत लाता है, मतलब कि जिसके ज़्यादा पास से बहुमत होता है वो जीतता है। तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी समूह में आधे से अधिक संख्या एक निर्णय या विचार कर समर्थन करती है, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। और विपक्ष किसको कहते हैं? तो यह उन चुने हुए प्रतिनिधियों को इंगित करता है जो सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं तथा जो सरकार के निर्णय एवं कार्यों पर सवाल उठाने के साथ साथ जो है विधानसभा में विचार करने के नए विषय भी उठाते हैं, वह विपक्ष होते हैं। और प्रेस किसको कहा जाता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है मीडिया के उन पत्रकारों का जमावड़ा जिन्हें कुछ बताने तथा किसी विशेष विषय पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है और जिनसे बड़े पैमाने पर जनता के सामने इस पर रिपोर्ट रखने की अपेक्षा की जाती है। ये चारों की चारों बात आप समझे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है? पैसा, लिंग, रुतबा और आयु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिंग। देखिए, समाज में लोगों के प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार लिंग होता है। लिंग की असमानता पर समाज के संरचनात्मक, संस्थागत, संगठनात्मक ढांचे का जो है प्रभाव बढ़ता है और यह प्रभाव पड़ता है इस पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? सरकार, राज्य, संविधान और अदालत। तो उत्तर हो जाएगा संविधान। देखिए, संविधान में देश में जो है लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म करता है। अनुच्छेद 15 जो है अनुच्छेद 15 में लिखा है कि धर्म, लिंग, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है। ठीक है। और अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए आधिकारिक जो है यहाँ पर करता है। और अनुच्छेद 15 से आप अनुच्छेद 3 मतलब 15(3) को आपने पढ़ा जिसमें कहा गया है कि आप क्या करेंगे? लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि सामोआ द्वीप जो है किस महासागर के दक्षिण में स्थित है? ये क्वेश्चन है और इसमें उत्तर जो है वो हो जाएगा आपको दूसरा, प्रशांत महासागर। देखिए, सामोआ द्वीप मध्य दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित है जो पोलिनेशिया और ओशिनिया के व्यापक क्षेत्र का हिस्सा है। समोआ जो है पोलिनेशिया का पालना के रूप में भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उचित रूप से युग्मित है? पहला है कि पहचान की भावना आत्म जागरूकता है। दूसरा है दोहरा बोझ महिलाओं की कार्य स्थिति का वर्णन करता है। और अवमूल्यित दी गई मान्यता किसी कार्य के लिए, यहाँ पर अवमूल्यित जो दी गई मान्यता है जो किसी कार्य के लिए है, इसमें कथन आपको सही चूज करना है कौन सा सही है।
आपको यहाँ पर ये जो है अवमूल्यित है, और दोहरा बोझ जो है महिलाओं के लिए है, और पहचान की भावना जो है आत्म जागरूकता के लिए, ठीक है। ये 3 हैं। तो ये 3 में आपको चूज़ करना है कि कौन सही है। 1 2 है, 2 3 है, और 1 3 है, और 1 2 3 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। देखिए, आपको पहचान बताते हैं, पहचान क्या है? पहचान किसी व्यक्ति की पहचान उसके स्वयं के प्रति जागरूकता है कि वह कौन है। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति की अनेक पहचान हो सकती है। उदाहरण के लिए आप एक महिला, एक लड़की होती है, एक बहन होती है, एक संगीतकार होती है, एक जो है पत्नी होती है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। दोहरा बोझ क्या है? तो दोहरा बोझ शाब्दिक अर्थ में आप इसको समझेंगे ऐसे कि यह जो है शब्द सामान्य रूप से महिलाओं के कार्य की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है कि एक जो है वह घर के कार्य को संभालती है, गृह कार्य, और एक बाहर के काम को करती है, श्रम करती है, जो बाहरी काम होता है, नौकरी करने जाती है या कोई और कार्य करती है, तो वो दोहरा कार्य हो गया। और अवमूल्यित क्या होता है? तो अवमूल्यित जो होता है जब किसी को किसी कार्य या नौकरी के लिए उचित मान्यता नहीं दी जाती है, तो वह क्या होता है? अवमूल्यित महसूस कर सकता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि किसी लड़के ने अपने दोस्त के लिए एक विशेष जन्मदिन का उपहार बनाने में बहुत प्रयास किया, और तथा यह दोस्त जो है उसके बारे में कुछ नहीं कहता है, तो यह लड़का अवमूल्यित महसूस, मतलब कि अवमूल्यित महसूस करता है अपने आप को, जो है उसको अच्छा नहीं लगता है। अगला नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका भाव, मतलब उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, इस प्रकार से समझिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रमाबाई ने मुक्ति मिशन किस वर्ष स्थापित किया था? 1897 है, 1896 है, 1898 और 1895 है। तो उत्तर हो जाएगा 1898। देखिए, 1898 में पंडित रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो युवा विधवाओं की शरणार्थी थी, जो युवा विधवा थी उनकी स्थली थी, और जिन्हें उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। और महिलाओं, विशेषकर बाल विधवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रमाबाई ने लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया, और 1881 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य महिला समाज की कब? तो 1881 में। अगला क्वेश्चन है कि राम सुंदरी देवी ने असमानता के अपने अनुभवों पर क्या लिखा? कहानी, पत्र, आत्मकथा, उपयुक्त में सभी। तो आत्मकथा यह लिखती है, और आत्मकथा का नाम है अमर जीवन। अमर जीवन, और अमर जीवन वर्ष 1876 में प्रकाशित होती है, और यह राम सुंदरी देवी की आत्मकथा, इसके द्वारा जो है यह एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा थी, और यह पुस्तक जो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने वर्ष में जनगणना होती है? तो यह 10 वर्ष में होती है, जो तत्काल 2021 के बाद अभी तक नहीं हुआ है, कोरोना पीरियड आ गया। और यहाँ पर अब जो है कब जनगणना होगी यह अभी नहीं कहा गया है। 2024 तो चल ही रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको पता लगना चाहिए और रहना चाहिए कि यह जो है भारत में जनगणना का वर्ष 10 वर्ष का हुआ करता, और यह शुरुआत जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के दौरान हुई थी, और जनसंख्या की पहली जो है पूर्ण दशकीय जनगणना 1881 में हुई थी, और 2011 तक भारत की 15वीं निर्णायक जनगणना आयोजित की गई। अभी जो है 16वीं नहीं हुई है, ठीक है, जो 21 में होनी थी अभी तक नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य करती हैं? तो 80% महिलाएं यहाँ पर कृषि कार्य करते हैं, भारत में 80%। इनमें जो है लगभग 33% मजदूरों के तौर पर, और 48% जो है स्व नियोजन किसानों के तौर पर कार्य कर रही हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब चलाया गया था? पहला है 1998, 2013, 2006 और 1995। तो उत्तर हो जाएगा 2013। देखिए, 2013 में भारत ने औपचारिक रूप और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम जो है लागू किया। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि घरेलू हिंसा विरोधी कानून कब लागू हुआ? 2005, 6, 7 और 2004। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 2006। देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, जिसका उद्देश्य जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। और यह जो है 26 अक्टूबर 2006 को लागू हो जाता है, 26 अक्टूबर 2006 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण है जानबूझकर कानून तोड़ना। दूसरा है यौन उत्पीड़न क्या है? तो वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार जो यौन जो है प्रकृति वाला
हो तथा जो किसी महिला की इच्छाओं के विरुद्ध हो। तीसरा भेदभाव। भेदभाव क्या है? तो भेदभाव सभी लोगों के साथ समान रूप से या सम्मान के साथ व्यवहार करना। इसमें आपको कथन सही जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे तो एक और दूसरा ही सही है, तीसरा भेदभाव वाला गलत है। देखिए भेदभाव क्या है? जब हम लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं या सम्मान के साथ पेश नहीं आते हैं, हम भेदभाव कर रहे होते हैं। और यह तब होता है जब लोग या संगठन अपने पूर्वाग्रहों का अनुसरण करता है। भेदभाव जो है सामान्य रूप से तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते या भेद करते हैं। अतिक्रमण तो आपने समझा कि अतिक्रमण जब कोई कानून या नियम को बलपूर्वक तोड़ता है या खुले तौर पर अनादर दर्शाता है, तो यह कह सकते हैं कि उसने अतिक्रमण या उल्लंघन किया है। और यौन उत्पीड़न क्या है? तो यौन उत्पीड़न उस जो है यह उस शारीरिक या मौखिक व्यवहार को इंगित करता है जो किसी यौन प्रकृति का होता है तथा किसी महिला की इच्छाओं के विरुद्ध होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि लहरिया नामक समाचार पत्र किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखना कि लहरिया नामक समाचार पत्र का संबंध उत्तर प्रदेश से है और यह जो है लहरिया हिंदी की उपबोली बुंदेली में प्रकाशित एक आंचलिक समाचार पत्र है और इस पत्र को सन 2009 के यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार के लिए भी चुना गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने अपना जो है पहला संचार उपग्रह अंतरिक्ष में कब भेजा? 1979 है, 1981, 1988, 1990। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1981। 19 जून 1981 को भारत ने अपना प्रथम भू अस्थायी उपग्रह एप्पल प्रक्षेपित किया और यह जो है सी ब्रेन ट्रांसपोर्टर के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसको इसरो के नाम से जानते हैं प्रक्षेपित किया गया और यह प्रयोगात्मक संचार उपग्रह है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन कहाँ स्थापित जो है दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और कर्नाटक। तो यह उत्तर हो जाएगा दिल्ली। देखिए दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को पहला दूरदर्शन केंद्र टेलीविजन इंडिया के नाम से स्थापित हुआ और 1975 में इसका हिंदी नामांकन दूरदर्शन के नाम से किया गया। किस नाम से? दूरदर्शन से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड, गुटेनबर्ग, ग्राहम बेल और हेनरी फोर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुटेनबर्ग। देखिए जोहान गुटेनबर्ग द्वारा जो है 1430 के दशक में जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में पहली बार जो है ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस विकसित की गई और गुटेनबर्ग ने जो पहली पुस्तक प्रिंट की थी वह बाइबल थी। क्या था? बाइबल था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सेंसरशिप। सेंसरशिप किसको कहते हैं? तो सरकार की वह शक्ति जो मीडिया को प्रकाशन से दूर करती है। दूसरा है कि जन विरोध किसको कहते हैं? तो वह कम संख्या मतलब बहुत कम संख्या में लोग एक साथ जोड़ते हैं तथा किसी न किसी मुद्दे पर अपना विरोध करते हैं। और तीसरा है प्रकाशित करना। उस किसको कहते हैं? तो व्यापक दर्शकों के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों का पढ़ने के लिए मुद्रित करना। आपको सही कौन है? 1, 2, 2, 3 और 1, 3 और 1, 2 और 3। तो 1 और 3 यहाँ पर सही है। देखिए जन विरोध में बहुत सारे लोग होते हैं, कम लोग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको सही कौन कौन प्रकाशित करना और सेंसरशिप सही है और दूसरा नंबर यहाँ पर गलत है। इसमें कम लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि सप्ताह में लगने वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो इसको साप्ताहिक बाजार के नाम से आप जानते हैं। जो सप्ताह में लगता है उसको साप्ताहिक बाजार के नाम से जानते हैं। अभी भी गांव देहात में आपको ये देखने को मिल रहे होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच के लोगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है व्यापारी और दुकानदार, खरीदार और लेनदार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा आपको व्यापारी। मतलब उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच के लोगों को क्या कहते हैं? तो इसको आप व्यापारी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड, ई पेमेंट, उपयुक्त में से सभी। तो इसको आप ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक रूप है जो उपभोक्ताओं को वेब ब्राउज़र या मोबाइल ऐप का
ऐप का जो है उपयोग करके इंटरनेट पर विक्रेता से सीधे सामान या सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है। और माइकल एड्रिच ने 1979 में ऑनलाइन शॉपिंग इजाद की थी। मतलब माइकल माइकल जो है एड्रिच के द्वारा जो है 1979 ईस्वी में ऑनलाइन बाजार जो है शुरू हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि साप्ताहिक बाजारों में किन दामों पर मिल जाती है कोई भी सामान, जो है किन कोई भी चीज़ किन दामों पर मिल जाती है, महंगा सस्ता बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो है सस्ता आपको मिल जाता है साप्ताहिक बाजार में। वहाँ पर आपको दुकानें जो होती है उसमें जितने भी सामान होते हैं वो जो है कम कीमतों पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एक दिन में ही सामान उसको बेचना है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान होता है तो कम से कम भाव में वह सामान बिकना होता है और बिक जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पर पहला है मॉल। मॉल किसको कहते हैं? तो एक परिबद्ध क्रय स्थल है। दूसरा है थोक, मतलब कम मात्रा में क्रय विक्रय। और तीसरा है बाजारों की श्रृंखला। इसको बोलते हैं बाजारों की वह श्रृंखला जो संपर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसमें आपको सही बताना है कौन है, तो एक दो दो तीन, एक तीन और एक दो तीन। तो इसमें देखिए सही है एक और तीन। थोक कम मात्रा में नहीं, बहुत सारे मात्रा में जो है थोक एक क्रय विक्रय नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ जो है विक्रय या क्रय, मतलब क्रय विक्रय होता ही है लेकिन कम मात्रा में नहीं, बहुत सारे मात्रा में, ट्रक का ट्रक, मतलब कि ट्रेन ट्रेन जो है आपको बहुत सारे माल जो है एक बार में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, मॉल जो होता क्या होता है, एक परिबद्ध क्रय स्थल होता है। यहाँ पर सामान्य रूप से कोई जो है कई मंजिलाएं इमारतें होती हैं, भवन होते हैं, जिसमें दुकानें, रेस्तरा, कभी कभी जो है सिनेमा थिएटर, ये सब जो है आपको उसमें देखने को मिलते हैं। थोक एक बड़ी मात्रा में सामानों के क्रय विक्रय को इंगित करता है। इसमें आपको सब्जी से लेकर फल फूल और जो है आपको किराना का सामान सभी जो है आपको मिल जाता है एक बहुत सारे मात्रा में। और बाज़ारों की श्रृंखला अनेक बाज़ार को जो एक श्रृंखला से, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, उसको बाज़ारों का श्रृंखला कहते हैं। इसमें जो है आपको अनेकों प्रकार की सामान देखने को मिलती है। सभी आप एक जो है बाज़ार में जाकर अपने जो कार्य के सामान हैं वह खरीदते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रुई किन पौधों से प्राप्त होती है? तो आप सब जानते हैं कि रुई कपास से प्राप्त होती है। रुई किससे? तो कपास से। कपास के रेशे लगभग जो है शुद्ध सेलुलोज के समान होते हैं और प्राकृतिक परिस्थितियों में कपास के गोलकों में बीजों के फैलाव में वृद्धि होती है। और यह जो है आपको किस रूप में? तो रुई के रूप में देखने को मिलता है। कपास जो है रुई में आपको इसमें देखेंगे तो बहुत सारे जूट के और साथ ही साथ आपको बोरा जो मिलता है, साथ ही साथ आपको कपड़े जो मिलते हैं, इसमें आपको रुई वाले और तोशक तकिया में देखते होंगे कि रुई का उपयोग किया जाता है। तो कपास के ही रुई होते हैं। बहुत सारे ये कीमती रुई होते हैं जो आपको प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। और रुई का उपयोग जो है आपको बिहार के क्षेत्र में भी कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के क्षेत्रों में कपास की खेती होती थी। अभी भी कपास की खेती उतना नहीं होती है लेकिन अभी भी होती है और बंगाल के क्षेत्रों में जो है कपास की खेती होती है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि पावर लूम क्या है? पावर लूम चरखा है, विद्युत चालित करघा है, सिलाई मशीन है या कंप्यूटर है? तो यह जो है विद्युत चालित करघा है। ठीक है, देखिए पावर लूम का अर्थ है विद्युत ऊर्जा से चलने वाला करघा। और वर्ष 2006 से पहले हैंडलूम ही प्रचलित था और एडमंड कार्टराइट को पावर लूम के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। अगला नंबर है कुरनूल कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुर्नूल जो है आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर जो कि 1953 से 1956 तक कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राज्य की राजधानी भी रहा। और इसके बाद जो है हैदराबाद इसकी राजधानी बनी। और आज भी यहाँ विजयनगर राजाओं के शाही महल के अवशेष देखने को मिलते हैं और 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो महल बने थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इरोड कपड़ा कहाँ पर मिलता है? गुजरात में, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु। तो ये जो मिलता है आपको तमिलनाडु में मिलता है, तमिलनाडु में। देखिए इरोड जो है द्वि-साप्ताहिक कपड़ा बाजार दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक, और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रुई के गोलों के बीच अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? इसको आप ओटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटाई कहते हैं। कपास के रेशों के
जो होते हैं रेशों से रेशों को अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया को ओटाई कहते हैं। कताई जो होता है रेशा से सूत बनाने की प्रक्रिया होती है। बुनाई जो है वह धागा को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इसमें आपको बताना है कौन सम्मिलित मतलब युग्मित है सही ढंग से। जिनिंग मिल किसको कहते हैं? तो जिनिंग मिल ऐसा कारखाना जहां कपास के गोलर के बीज निकाले जाते हैं। दूसरा है निर्यातक, यह व्यक्ति जो विदेशों में सामान बेचता है। और तीसरा है लाभ, वह राशि जो कमाई से सभी लागतों में कटौती के बाद बच जाती है या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही हैं। देखिए जिनिंग मिल जो है ऐसा कारखाना जहाँ कपास के गूलर के बीज निकाले जाते हैं धागे में बदलने के लिए कताई के लिए भेजे जाने वाले कपास को गांठों में दबाया जाता है। और निर्यातक किसे कहते हैं? तो निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों में सामान बेचता और लाभ मतलब वह राशि जो सभी लागतों के कटौती के बाद कमाई से बच जाती या प्राप्त होती है। यदि लागत आय से अधिक है तो उस इससे क्या होगा? नुकसान होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को किस दृष्टि से देखता है? तो इसको समान दृष्टि से देखता है। यहाँ पर 1 नंबर सही हो जाएगा। समानता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। और रोजगार के संबंध में यह समान अवसर शामिल है, समान अधिकार शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कितनी प्रतिशत महिलाएं थी? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 48.5% महिलाएं थी और 52% पुरुष। यहाँ पर याद रखना है कि पुरुषों और महिलाओं में महिला साक्षरता दर जो है 82.14% मतलब पुरुष की थी, तो वहीं पर महिला की 65.46% थी। और अंतर यहाँ पर देखेंगे तो 16.68% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की देखेंगे कुल साक्षरता तो 74.04% है। ठीक है। पुरुष कितना? तो 82.4 और महिला 65.46 और 1-4 मतलब 82, 1-4 पुरुष साक्षरता और महिला 65.46 और अंतर कितना? तो 16.68 और पूरा जो है भारत की साक्षरता 74.04 और यहाँ पर 2011 के अनुसार जो है कुल जनसंख्या पुरुष की 52% और महिला की 48% और यहाँ पर जो कुल जनसंख्या कितना? तो 100.21 बिलियन यानी कि 121 करोड़। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे भारत में मत देने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है। कितना है? तो 18 वर्ष है। और यह जो है 18 वर्ष कब हुआ? तो यह जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा जो है मताधिकार अधिनियम 21 जो आयु थी उसको घटाकर 18 कर दिया गया था। ठीक है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय में हुआ था और उस समय जो है आयु था 21 वर्ष, इसको घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था जो अभी तक चल रही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तवा नदी जो है किन पहाड़ियों से निकलती है? तवा नदी किस पहाड़ियों से निकलती है? तो ये महादेव पहाड़ी से निकलता है और यह जो है मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदियों में से एक है। नदी का उद्गम जो है होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी नामक स्थान से होता है और तवा नदी के उद्गम का मूल स्रोत जो है क्षेत्र में स्थित महादेव नामक पर्वत श्रेणियों को माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि सत्ताधारी दल के विधायक अपना नेता जो चुनेंगे वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा आपका विधायक दल का नेता जो होगा वह बनेगा मुख्यमंत्री। क्या होगा? वह मुख्यमंत्री बनेगा। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि वह स्थान है जहाँ सभी विधायक चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से विभिन्न चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं, तो वह होता है विधान सभा। क्या होता है? वह विधान सभा होता है और इसको आप द्वितीय सदन भी द्विसदनीय अगर कहीं है तो यह जो है द्वितीय सदन है और यह निचला सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन जो है वह क्या होता है? विधान परिषद होता है। ठीक है। जिस प्रकार से राज्यसभा उच्च सदन है उसी प्रकार से विधान परिषद उच्च सदन होता है और जिस प्रकार से आप देखते हैं लोकसभा क्या है? तो निचला सदन है, उसी प्रकार विधानसभा क्या होता है? निचला सदन होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में शासन के 3 स्तर कौन है? तो एक होता है केंद्रीय, एक होता है राज्य और एक होता है स्थानीय।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो दूसरा नंबर पर सही हो जाएगा। 3 स्तर हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार, जिसमें आपको पता होगा एक राज्य सरकार में प्रधानमंत्री तो सॉरी एक केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री तो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, वहीं पर स्थानीय सरकार में आपको मुखिया मिलते हैं। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मीडिया अंग्रेजी शब्द है, कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है मीडियम से लिया गया है, दूसरा नंबर पर है। मीडिया जो है मीडियम से अंग्रेजी शब्द है जिसका बहुवचन है और इसका अर्थ होता है माध्यम हिंदी में। ठीक है, और मीडिया शब्द जो है संचार के साधनों, रेडियो, टेलीविजन, संचार पत्र आदि की संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समाज में विचारों के एवं खबरों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? खबर, अखबार, मीडिया और टीवी। तो समाज में विचारों के जो आदान प्रदान होते हैं, खबर, उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो इसको आप मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि मनरेगा की शुरुआत जो है कब होती है? तो मनरेगा की शुरुआत जो है 6, 9, 10 और 11, तो यह शुरुआत होता है 2006 में। देखिए, भारतीय संसद द्वारा नरेगा अगस्त 2005 में पारित किया गया और 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में की गई थी। और पहले चरण में देश की 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था और आगे चलकर इसका नाम जो है नरेगा का नाम बदलकर अब जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा कर दिया गया यानी कि मनरेगा। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले संदेश पहुंचाने की प्रथा थी। तो सबसे पहले जो है कबूतर उड़ाकर संदेश पहुंचाए जाते थे। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि विज्ञापन देने वाले मुख्यतः होते हैं। तो विज्ञापन जो देते हैं वो होते हैं व्यापारिक संस्थान। क्या होता है? व्यापारिक संस्थान होते हैं। अगला नंबर है विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए उत्पाद को दिया जाता है। तो कर, ब्रांड नाम, पैसा, गुणवत्ता, तो ये दिया जाता है ब्रांड का नाम दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने महिला शिक्षा एवं समानता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया? तो यह करने वाली होती हैं कौन? तो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले द्वारा स्थापित संस्था सत्य शोधक समाज ने 1876 और 1879 में अकाल में अन्न सत्र चलाया और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था किया। उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की शुरुआत की थी और वर्ष 1852 में उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना इनको जाता है और इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है, भारत रत्न से भी देखेंगे अगला क्वेश्चन और यह आपका अंतिम क्वेश्चन है कि गंगा नदी पर फरक्का बांध जो है निर्माण किया गया। तो यह जो है पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर 1975 ईस्वी में बनाया गया बांध हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाया गया और इसकी लंबाई 2.62 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह महत्वपूर्ण सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे भी ये सीरीज चलेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।